क्या? अरे आज के ज़माने में क्या है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ठीक है। पसीना ही तो बह रहा है। वो तुम लोगों ने वो सुना है, वो कविता पढ़ी होगी शायद तुम लोगों ने, तुम लोग तो ग्रेजुएशन में कहा भी होगा हिंदी। अग्निपथ सुना है? लास्ट में क्या बोलता है? अश्रु श्वेत और अश्रु श्वेत और रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। यह 3 चीज की बलिदान जब दोगे तब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। यानी दुख का बलिदान है ना, कष्ट उठाना पड़े। दूसरा मेहनत यानी कि पसीना, और तीसरा रक्त। रक्त यानी क्या होता है? रक्त मतलब क्या दिखा रहा है? रक्त मतलब ब्रेवरी, साहस। मेरी बात सुन भाई, 3 चीज का बलिदान मांगते हैं, किसी चीज को सफलता नहीं चाहिए ना, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। हम शैडो कैबिनेट भारत में कब हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, उसके बारे में एग्जाम में जुलाई 2024 में बस मिल गए। आगे देखो उड़ीसा में बीजू जनता दल ने सब हो गए सर। चलो ठीक है, तो अगर जिक दिया है, अपनी भाषा में लिखा है तो बार नोट कर लोगे। देखो सन 2005 में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना ने शैडो कैबिनेट का निर्माण किया था। भाजपा डैश शिवसेना ने शैडो कैबिनेट का निर्माण किया था। हेडिंग वही शैडो कैबिनेट का वाली हेडिंग है, ठीक है। और दूसरा देखोगे सन 2004 में, अरे 2000 मुझे डेट नहीं याद है ना, देखना पड़ेगा। देखो 2005 में महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना ने शैडो कैबिनेट बनाया था। और 2014 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाया था, ठीक है। 2014 में कांग्रेस ने शैडो कैबिनेट बनाया था। इसके अलावा केरल में 2018 में शैडो कैबिनेट बनाया था। सिविल सोसाइटी क्या सदस्यों ने बनाया था। सिविल सोसाइटी क्या होती है? जो सिविल सर्विस है ना करते हैं या फिर जो रिटायर्ड होते हैं, तो वो जो सोसाइटी है उनकी बोलते हैं सिविल सोसाइटी, ठीक है। आप IAS बन जाओगे, उसके बाद आपको एक तरह से समाज में इज्जत मिलेगी ना, आपको समझदार आदमी माना जाएगा, और आपकी बहुत सारी चीजों के लिए आपकी राय ली जाएगी, ठीक है। तो आपका एक अलग ओहदा रहेगा। आप 30-40 लोगों का 50 लोगों का ग्रुप रहेगा, तो वो सरकार पर किसी कार्य के लिए दबाव भी डाल सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसलिए हम बोलते हैं इस तरह की सोसाइटी बोलते हैं सिविल सोसाइटी। चलो ठीक है, इसके अलावा सर इसके अलावा क्या बोलते हैं? केरल में है ना, केरल में कब हुआ था? 2018। केरल में 2018 बोला है, 2018। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ शैडो कैबिनेट का निर्माण हुआ था। खिलाफ लिखवाने जरूरत है। कुछ एग्जांपल्स हमने इसलिए लिखे कि कभी कभी क्या होता है, मेंस में इलाबोरेट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, विस्तार पूर्वक लिखना पड़ता है। तो 2-4 एग्जांपल दे सकते हो कि क्या भारत में शैडो कैबिनेट नहीं बन सकती है? बस बनी हुई है, एग्जांपल हो गया। क्या भारत में केंद्र में शैडो कैबिनेट नहीं बन सकती है? बन सकती है, लेकिन क्या बनी है एक बार भी? नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि सर जो विपक्ष है, विपक्षी दल पहले में एकता की कमी है। दूसरी बात, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली है, जिसकी वजह से किसी एक ही या किसी 2 ही दल के पक्ष में केवल वोट नहीं पड़ते हैं, वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर? इसीलिए प्रॉपर्ली कैबिनेट या शैडो कैबिनेट का निर्माण नहीं हो पाता। प्रॉपर्ली पूरी तरह से शैडो कैबिनेट का निर्माण नहीं हो पाता है। हालांकि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कोई पार्टी मजबूत हो जाए, मजबूत विपक्ष बनाना चाहिए तो कर भी ले, ठीक है। चलो हाँ बोलो। जीएस पेपर 2 में था, हाँ बताओ। जनहित याचिका, तो क्या सर जो मतलब सुप्रीम कोर्ट में पत्र के माध्यम से भी मतलब अगर कोई अपील किया कि वो जनहित याचिका में आएगा? आ सकता है।
अगर उसे सुनवाई के रूप में ले लिया तो जनहित याचिका हो सकती है। तो सर हैदराबाद से जो बच्चे ने भेजा था प्राइवेट के बारे में, तो त्वरित सुनवाई मतलब बगैर रिट डाले नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखो ऐसा क्या होता है कि बच्चे ने याचिका नहीं डाली, बच्चे ने एक एप्लीकेशन दिया है ना, और उसे संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से जनहित याचिका दायर कर ली, या हाँ खुद से जनहित याचिका किसी जनहित से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट खुद ही से दायर कर सकता है। आप अगर उसे ये लगता है कि किसी का एप्लीकेशन नहीं आया लेकिन यह लोक कल्याण का मुद्दा है, क्या मेरी बात क्लियर है, तो जनहित याचिका खुद से ही एक न्यायाधीश खुद से ही अपने ही न्यायालय में जनहित याचिका डाल सकता है। मेरी बात अपने ही न्यायालय में नहीं डाले लेकिन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है, कहने का मतलब है। ठीक है, ये एक तरह से न्यायिक पहल है, ये एक तरह से न्यायिक पहल है जिसका शुरुआत किसने की थी बताया था, सन 1979-80 में जस्टिस पीएन भगवती ने किया था। और शायद बताया था किसने पहली बार उपयोग किया था भारत में, कृष्ण अय्यर थे शायद, महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट के थे कृष्णन अय्यर, जिन्होंने पहली बार जनहित याचिका इंडिया में डाली थी, इस्तेमाल किया था। तो न्यायाधीश भी करते हैं, न्यायाधीश भी ऐसा कर सकते हैं जहां उन्हें लग रहा है लोक कल्याण से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन लोग जो है वो इतने जागरूक नहीं है कि इस मुद्दे को देख पाए। लोग जो है भाई इंडिया में जागरूकता की कमी है ना, अरे बोलो सर में आ रही है बात, तो इंडिया में जागरूकता की तो कमी है ही, है ना। हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए लोग बताना पड़ता है ये तुम्हारा हक है ना, तो वोट डाल सकते हो, किसी को भी वोट डाल सकते हो, तुम्हारा हक है। कोई जरूरी नहीं तुम्हारे घर वाले या समाज या परिवार या खानदान या पास पड़ोसी जिसे बोले उसी को वोट डालो। मेरी बात ये लोगों को समझाना पड़ता है, क्या मेरी बात क्लियर है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें जागरूकता की कमी की वजह से लोगों को समझानी पड़ती है। तो इतनी बड़ी चीज जनहित याचिका ऐसी चीज क्या हिंदुस्तान में जगह जगह लोग जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे। तो बहुत सारे मामलों में न्यायिक प्रणाली क्या होती है, खुद अपने हाथों में लेकर जनहित याचिका डाल सकती है। अगर कोई एप्लीकेशन इस तरह का पड़ा हो या कोई लेट अस सपोज कोई न्यूज निकल गई, अभी न्यूज निकली ना वो खाने में क्या मिला है, बीफ मिला है, तिरुपति के लड्डू मिला, खाना तो छोड़ो, वो जो प्रसाद खा रही लड्डू गोल गोल, मेरी बात सुन भाई, उसमें क्या मिला है, बीफ मिल गया। बीफ समझ रहे हो ना क्या होता है बीफ? एनिमल फैट, यानी कि गाय के मरने के बाद गाय की चर्बी बेची जा रही है और उससे वो घी बन रहा है और तिरुपति के लड्डू में मिला है। और ये बोलने वाली कौन है? गवर्नमेंट की संस्था। बोलने वाली कौन है? गवर्नमेंट की संस्था। और तिरुपति अधीन भी किसके है? गवर्नमेंट की संस्था। मंदिर ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में आती है, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है। तब इतनी बड़ी चीज हो गई, क्या मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अब किस बारे में हम लोग बात कर रहे थे? जनहित याचिका। हाँ, जनहित याचिका, इतनी बड़ी रिपोर्ट आई बनकर, है ना। अब इसके खिलाफ लेट अस सपोज कोई एक्शन नहीं लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी ले सकती है कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही है वहां पर, है ना, और ऐसे मंदिर ट्रस्ट को समाप्त कर दिया जाए, नया मंदिर ट्रस्ट लाया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? खुद से भी एक जनहित याचिका कोर्ट में दायर कर सकती है, केवल एप्लीकेशन या न्यूज रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन न्यूज रिपोर्ट मतलब लॉजिकल न्यूज रिपोर्ट होना चाहिए, जो लगे सुप्रीम कोर्ट के कि हाँ सच में सही वैलिड न्यूज है, सच में जो न्यूज है वो वैध न्यूज है, कोई फेक न्यूज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट खुद भी कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से चला आ रहा है, ये एक स्कैंडिनेवियाई कॉन्सेप्ट है, स्कैंडिनेवियन कंट्री का कॉन्सेप्ट है, नोट किया कहीं? यह एक स्कैंडिनेवियाई देश का कॉन्सेप्ट है और यह कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है। इसे इंडिया में फॉलो कर किया गया है सन 1978 के बाद 80 में, 79-80 का वो दौर रहा है जिसमें भारत में जनहित याचिका आया है, ठीक है। जस्टिस पीएन भगवती इस समय अभी किसी न्यूज़पेपर में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ा है, अभी किसी पेपर में जस्टिस पीएन भगवती की द हिंदू में ही काफी कुछ उनकी पॉलिसीज या उन्होंने अपने समय जो डिसीजन दिए उनके खिलाफ एक आर्टिकल निकला था, मेरी बात सुने। लेकिन उन्होंने ये काम बड़ा अच्छा करके किया है कि PIL ले आए, ठीक है। चलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, ठीक है। चलो कल हमने क्या पढ़ा था? AGI पढ़ते थे। अच्छा शैडो कैबिनेट में पढ़ा था। AGI वाले क्वेश्चन आप लोग ग्रुप पे चलेंगे, आप लोगों ने कर लिए हैं? AGI के क्वेश्चन क्या ग्रुप पे चलेंगे आप लोगों? PYQ जितने भी थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल UPSC और UPSC में पूछे गए, आप लोगों ने कर लिए उससे? प्री और मेंस देखा था कि नहीं देखा था? सच सच बोलो। देखे थे लेकिन देख लिया है? तो जो 2023 का
प्रारंभिक परीक्षा यूपीएससी का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसमें एक चीज दी है, मंत्रिपरिषद तो हो चुका है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात सही है? कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, पता है, आपको बता चुका हूँ। और संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी, संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणी नहीं, संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। नहीं, क्या संविधान में कहीं कैबिनेट मंत्री लिखा हुआ है? नहीं, कैबिनेट लिखा हुआ है आर्टिकल 352 में। कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह से वर्गीकरण नहीं किया गया, स्वतंत्र मिनिस्टर नहीं लिखा हुआ है। यह सब ब्रिटिश कार्यप्रणाली का है, संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संवैधानिक नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो पहला हो गया, भारत का संविधान नहीं गलत हो गया, पहला गलत, दूसरा सही। क्या हो जाएगा? यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। इसे सब लगा लो, मैं क्या लिखूंगा इसे, तुम लोग लगवा लेना, जितना पढ़ा है उसके बाहर कुछ नहीं है। अगर उसे अच्छे से पढ़ोगे तो बड़े आराम से यूपीएससी का जो प्रीलिम्स वाला है वो तो निकल ही जाएगा। संवैधानिक संशोधन किया भी नहीं पड़ा तुमने, कॉलेजियम सिस्टम कर सकते हैं ये वाला। 2022 का यूपीएससी क्वेश्चन बताओ कितना आसान सा है, यहाँ पर बड़े आराम से हुआ भी है। बताओ क्या होगा, पढ़ पा रहे हो? दोनों सही हाँ सर, सही है, दोनों सही। बताओ कौन सा ए बी सी डी? पूरा अच्छे से पढ़ लो, यूपीएससी का है। कभी कभी वर्ड प्ले करे तो यूपीएससी वर्ड प्ले क्या समझते हो ना, लगेगा सही है लेकिन हो जाता है गलत, शब्दों के साथ खिलवाड़। ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो पढ़ ध्यान से। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित कर तो दिया, क्या तो दिया से निर्वाचित और क्या चाहिए, है ना, सदस्य और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित। सही है? सही नहीं है? निर्वाचित सदस्य बोल रहा है, सही बोल रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या मंत्री सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं करते, तो निर्वाचित में 1 पॉइंट बनाकर सही लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से पहला भी सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विधानसभा, हाँ सर सही है? प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति द्वारा ही दिलाई थी, नियुक्ति उसकी राष्ट्रपति द्वारा ही मानी जाएगी। मेरी बात समझ में? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? देश की जनता। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? देश की जनता। नहीं, सांसदों का जो सबसे प्रमुख समूह है, जो सबसे बड़ा समूह है, यानी कि कोई दल है ना, वो हाँ दल का नेता होगा, यानी उस नेता या उस दल के नेता या उस गठबंधन के नेता के बिहाफ पर प्रधानमंत्री होगा। तो हम प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते। क्या हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं? करते हैं नहीं करते हैं? हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। कभी चुनाव गए होते हैं राष्ट्रपति के फेवर में? हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो करते हैं। हाँ, हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते। तो मानेंगे करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। क्या प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं? नहीं करते। सबसे बड़ा उल्टा तो यही लगता है तुम लोगों को कि प्रधानमंत्री को हमने चुना है, राष्ट्रपति को हमने नहीं चुना है। जबकि है इसका उल्टा, प्रधानमंत्री को तुमने नहीं चुना, प्रधानमंत्री को तुमने नहीं चुना, प्रधानमंत्री को उन सांसदों ने चुना है जिससे तुमने वोट दिया है और वह किसी अलग पार्टी के थे। तो उनके दलों के नेता प्रधानमंत्री थे, उस दल के नेता प्रधानमंत्री थे, या उस दल के जो भी नेता रहे होंगे उसके अनुसार प्रधानमंत्री को पद दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया कि सही है, दोनों कथन सही है, आसान सा। 2021 का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, कॉलेज पढ़ा नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आधार पर सीमित की जाती है? अच्छा क्वेश्चन बताओ। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक और अभिव्यक्ति, क्या ये पढ़ चुके हैं आर्टिकल 19 में हम लोग? अनुच्छेद 19 में पढ़े हैं? ये देखिए खत्म हो जाएगा अभी आधी क्लास में। चलो कौन सा हो जाएगा? भारतीय संविधान के संदर्भ में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आधार पर सीमित की जा सकती है? मानहानि, अदालत की अवमानना, अपराध के लिए उकसाना और राज्य की सुरक्षा। क्या आप कुछ भी बोलोगे? नहीं। अब वो तो बात समझ में आ रहा है, आप लोग कुछ भी नहीं बोलोगे, लेकिन क्या देश का संविधान क्या हमें कुछ भी बोलने की सुविधा देता है? नहीं। क्या भारत के अगेंस्ट नारे लगाओगे? नहीं। क्या बोलोगे कोर्ट कामचोर है? नहीं बोलोगे। अंदर वही कोर्ट, वही जज तुरंत अंदर कर देगा। कितने बड़े भी
30 मार्क का हो। मेरी बात समझ? कोर्ट की अवमानना जरा सी भी होगी तो कोर्ट तुरंत अंदर कर देगा। तो तुम नहीं बोलोगे वहां पर कि यहाँ तो हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई? साहब अनुच्छेद 19 में लिखा है कि हमें कुछ भी बोलने की आजादी है। हम बोल रहे हैं आप कामचोर हैं, तो आप अंदर क्यों कर रहे हैं? वो बोलेगा कोर्ट की अवमानना हो रही है, कोर्ट की अवहेलना हो रही है ना? आप हमारे कोर्ट में हमारे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते। क्या मेरी बात क्लियर है? उस कोर्ट के कमरे में जो जज बैठता है वो उस कमरे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। उससे अगर राष्ट्रपति उस कमरे में आ जाएगा ना तो राष्ट्रपति भी उससे छोटा है। मेरी बात सुन रही? नहीं बात सुन रही? उस कोर्ट के कमरे में, जो कोर्ट की 4 दीवारें दिख रही है वहां से यहां तक, उस कोर्ट के कमरे में उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जज। बाहर जो है जो नहीं वो बात अलग। मेरी बात सुन रही? लेकिन उस कमरे में सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जज। ना प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति। ठीक है? और उसकी अवमानना होगी तो किसी को भी सजा सुना सकता है। ठीक है, चाहे वो इंदिरा गांधी क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा क्या लिया? मानहानि। हाँ हो सकता है, अगर आप किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलते हो, झूठी बात बोलते हो, तो वो आप पर मानहानि का दावा कर सकता है कि यह चीज मेरे खिलाफ अफवाह है और यह झूठी साजिश की जा रही है या मेरे बारे में झूठ का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप उससे ये नहीं बोलोगे भारत का संविधान अनुच्छेद 19 का पार्ट ए मुझे कुछ भी बोलने की आजादी देता है इसलिए तुम चोर हो। ऐसे बोल दोगे तो वो जाके मानहानि का दावा कर देगा, बोलेगा झूठी अफवाह बोल रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो। ठीक है, चलो। तो यानी कि इसका कौन सा हो गया? ये यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, आराम से सॉल्व कर लोगे मेरे ख्याल से। कर लोगे ना? चारों ऑप्शन हो गए। अरे यार ये सब करवाया जा चुका है, ये सब तो हो चुका है इस क्लास में ना। ये वाला कर लोगे ना? प्रत्येक विधायक के मत का मूल्य राज्य से राज्य भिन्न होता है कि नहीं होता है? होता है। लोकसभा के सांसदों के मत का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के मत के मूल्य से अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है, कम होता है? अधिक होता है। पक्का? क्या सांसदों के मतों के मूल्य में अंतर होता है? नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव क्या सांसदों की वोट वैल्यू एक कॉन्सेप्ट बताया था, मत का मूल्य, उसमें अंतर होता है? नहीं होता है। तो अधिक कम कैसे हो गया? जब सांसदों के मत का मूल्य बराबर हो गया, एक ही जैसा हो गया, तो अधिक कम की बात कहां से आ गई? चाहे राज्यसभा के सांसद हो, चाहे लोकसभा के सांसद हो, चाहे गोंडा के सांसद हो, चाहे गोरखपुर के सांसद हो, चाहे बस्ती के सांसद हो, राष्ट्रपति के चुनाव में उनका मत का मूल्य समान होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। अगर तुम लोग रिवाइज करोगे तो सारा क्वेश्चन यूपीएससी से बढ़ा दोगे, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और मैं ध्यान से बैठोगे, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मेन से कोई क्वेश्चन इसमें है क्या इस वाली शीट में? आप लोग तो गए मेन से कुछ क्वेश्चन दिखाए। यूपीएससी में इस बार पेज में क्वेश्चन आया था, संसद को अपने सदस्यों को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है, क्या आप सहमत हैं? ये चीजें भी हम पढ़ेंगे यूनियन लेजिस्लेचर में। ठीक है, चलो ये तो कर लोगे ना। संविधान में संघीयता की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषता लिखवा दी। क्या चीज है जो संविधान को और संघीय ढांचा प्रोवाइड करता है? ठीक है, संघीय ढांचे वाली बात की लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार इस बारे में बात हो चुकी है। भारतीय संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाने, ये चीज बहुत अच्छी है। हर बार हर क्वेश्चन अगर यूपीएससी का है तो इस तरह का एक चीज छोड़ देगा। आपकी ओर से क्या सुझाव है? भारत की संघीय ढांचे को और सुदृढ़ कैसे बनाया जाए ताकि भारत में राज्यों के पास भी कुछ अधिकार रहे। इसके लिए और आपके अनुसार और क्या सुदृढ़ता होनी चाहिए? The battery is low. समझ में आ गया? चलाना पड़ेगा माइक में। तो वहाँ वाला हो ले लीजिए कलर, देखिए एक सुप्रीम कोर्ट की एक उक्ति में सुप्रीम कोर्ट यह मानता है कि दोनों की स्टेटस लगभग बराबर है, समान। क्या मेरी बात क्लियर है? एक बार इसे देख लीजिएगा जो भी लिखवाया हुआ है, यूपीएससी वाले सारे क्वेश्चन अगर आप लोग कर रहे हो तो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका पार्ट कवर हुआ हो और उसमें से ना हो। ठीक है, इसमें एजीआई का लेके आया था, पता नहीं कहां से आ गया। चलो स्टार्ट आज कर रहे हैं AGS के बदले पार्ट 18। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इमरजेंसी, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है ना।
सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहने वाली टॉपिक है इमरजेंसी। ठीक, सब लोग फेस भी करते हैं, आज नहीं तो कल कोई इमरजेंसी नहीं आती कभी कभी, कोई आपातकाल आ जाता है। गर्मी बैठे हो, ये क्या है? आपातकाल। मेरी बात सुन रहे हैं? तो किसी ना किसी रूप में निजी या दैनिक जीवन में हम किसी ना किसी रूप में आपातकाल को फेस करते रहते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह की इमरजेंसीज होती हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के आपातकाल होते हैं जो भारतीय संविधान में दिए हुए हैं। हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? आप हेडिंग डालेंगे पार्ट 18 इमरजेंसी, संविधान का भाग 18 आपातकालीन प्रावधान। अब आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में? संविधान के 18वें भाग में। और प्रावधान मुख्य रूप से 3 जो आर्टिकल्स हैं, 3 जो अनुच्छेद हैं उसमें सीमित हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स? 352, 356 और 360। सभी 4 से जुड़ते आना है। एक आर्टिकल और है जिसमें राष्ट्रपति शासन की बात करता है स्टेट में, वो कौन सा है? 365। ठीक है, लेकिन वो अभी इसमें नहीं पढ़ेंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लीजिएगा, अनुच्छेद 365 पहले लिखिएगा। लिखिए, देखिए भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान मुख्यतः 3 अनुच्छेद में दिए गए हैं। मुख्यतः 3 अनुच्छेद में दिए गए हैं। डैश करके लिखिएगा। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 360। ठीक है, 352, 356, 360। हालांकि आगे लिखिए, हालांकि अनुच्छेद 365 में भी कुछ हद तक एक क्षेत्र पर लगने वाले राष्ट्रपति शासन, एक क्षेत्र पर लगने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। ठीक है, ऐसे देख लेते पहले थोड़ा सा, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते। कब लगता है असाधारण परिस्थिति? ऐसे तो लगेगा इमरजेंसी कब लगेगी? कोई जब कोई विशिष्ट कंडीशन आ जाएगी, कोई परेशानी वाली बात आ जाएगी, कोई असाधारण परिस्थिति आ गई है, हमारे संविधान के अनुसार वो विशिष्ट परिस्थितियां अलग अलग आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? 3 जो बड़ी विशिष्ट 3 नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरजेंसी या आपातकाल तभी लगता है जब देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का खतरा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब देश की सुरक्षा के खतरा के मानक, देश की सुरक्षा कब हम मान लेंगे कि खतरे में, इसके मानक को डिटरमाइन करना बड़ा कठिन है। क्या मेरी बात क्लियर है? देश में गर्मी है, बच्चे पंखा चल रहे हैं, मेरी बात सुन रहे? तो सब्जेक्टिव रूप से देखा जाए, क्या मेरी बात क्लियर है? अगर वस्तुनिष्ठता छोड़ दो, अगर ऑब्जेक्टिविटी छोड़ दो और केवल व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, तो हो सकता है मेरे लिए देश में, है ना, देश की सुरक्षा अलग रूप से खतरे में आ जा रही है। मैं गर्मी को मान ले रहा हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया देश में, सब लोग पसीने में तर हैं, मैं इसी में घबरा गया हूँ कि पाकिस्तान क्या हमला करेगा, हम लोग इसी में परेशान हैं। देश में 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, देश में 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, सब लोग एकदम ठंड में कर रहे हैं। मेरी बात समझ में? ठंड से परेशान है, कई लोग मारे गए ठंड से बाई चांस, मैं इसी को विशेष परिस्थिति मान ले रहा हूँ। तो परेशानी ये थी कि अगर मानक ना खड़े किए जाते कि एग्जैक्टली क्या
रहेगा तो सुरक्षा पर खतरा बताकर कभी भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। लेकिन देश के संविधान निर्माताओं ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला देश की सुरक्षा जब खतरे में रहेगी तभी आपातकाल लगाना है, और सुरक्षा पर खतरा तभी मानेंगे जब ये तीन चीज होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पहली चीज क्या है, शायद पढ़ा हो, है ना, आर्म्ड रिबेलियन। क्या मेरी बात क्लियर है? पहली चीज तो है कि वॉर या समझते हो, यानी कि युद्ध की स्थिति। अगर देश जो है वो किसी तरह से युद्ध की स्थिति में आ गया है, और ऐसा नहीं कि युद्ध की स्थिति में आ गया तो इमरजेंसी लगा दी, उस युद्ध की स्थिति में लग रहा है कि ऐसी वॉर होने वाली है जिससे देश की सुरक्षा पर गंभीर खतरा है। अगर इमरजेंसी आपातकाल नहीं लगाकर अगर सारे राज्यों की कार्यपालिकाएं हैं वो अपने हाथ में नहीं लेंगे, सारे राज्यों के प्रावधान अपने हाथ में नहीं लेंगे, तो ऐसे में मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्या मेरी बात क्लियर? तो ऐसे में आपातकाल लग सकता है जब युद्ध की स्थिति, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा क्या है, एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि बाहरी आक्रमण। हर बार बाहरी आक्रमण की वजह से युद्ध हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? युद्ध में यानी कि युद्ध को राष्ट्रपति को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यह युद्ध की स्थिति है। जैसे हमारे यहाँ हुआ था कारगिल वॉर, नाम सुना होगा, मेरी बात सुनाई। कारगिल की लड़ाई जब शुरू हुई तो एक तरह का बाहरी आक्रमण था। मेरी बात क्लियर है? बाहरी आक्रमण था, लेकिन क्या देश में इमरजेंसी लग गई? नहीं लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि देश की सुरक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है, इस खतरे को तो हम आराम से इस खतरे से आराम से निकल सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। देश पे आक्रमण हुआ, एक बार संसद पे आक्रमण हुआ, है ना, एक बार मुंबई पे हमला हुआ ना, बाहर से लोग आए, कसाब तुमने सुना ही होगा। तो क्या ऐसे स्थिति में इमरजेंसी लगा दी गई? हाँ, नहीं लगाई। यानी कि इमरजेंसी ऐसे ही नहीं लग जाएगा कि बाहरी आक्रमण हो रहा है तो ऐसे ही लगा दी गई। उस बाहरी आक्रमण की वजह से अगर लग रहा हो कि देश की सुरक्षा खतरे में आ सकती है, देश में जो भी चीजें चल रही हैं उसकी स्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, तो ऐसे केस में इमरजेंसी लगा सकती है। अगर देश के प्रधानमंत्री को या मंत्रिमंडल को ऐसा लगता है, प्रधानमंत्री को वही लग रहा होगा जो प्रधानमंत्री कह रहा हूँ, राष्ट्रपति को वही लग रहा होगा जो मंत्रिपरिषद कहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मंत्रिपरिषद को भी वही लग रहा होगा जो कौन बोल रहा होगा? नहीं। और कैबिनेट। क्या मेरी बात क्लियर है? मंत्रिपरिषद, कैबिनेट जो सोचेगा वही मंत्रिपरिषद बोलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कैबिनेट है दिमाग, मंत्रिपरिषद है 70-80 लोग, ठीक है? 70-80 लोगों से डिस्कशन नहीं हो सकता हर मुद्दे पर, सबकी राय अलग अलग होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो कैबिनेट के मंत्री जो डिसाइड करेंगे वही मंत्रिपरिषद अपना निर्णय स्वीकार करेगा, वही बताएगा, और मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई राय को राष्ट्रपति को अमल में लाना ही पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। तो दूसरा हो गया बाहरी आक्रमण। जब भी ऐसा लग रहा है कि बाहरी आक्रमण की स्थिति है और उसमें उस आक्रमण की वजह से देश में राजनीतिक अस्थिरता या किसी भी प्रकार की बेअस्थिरता हो सकती है, तो उस समय इमरजेंसी लग सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तीसरा क्या है? थर्ड कंडीशन, सशस्त्र विद्रोह। ये सशस्त्र विद्रोह वाला ना पार्ट बड़ा गड़बड़। हाँ, पहले क्या लिखा हुआ था? आंतरिक, हाँ, पहले लिखा हुआ था आंतरिक गतिरोध या आंतरिक विरोध। क्या मेरी बात क्लियर है? तब आंतरिक विरोध हो रहा है, आंतरिक अस्थिरता है, यह चीज कैसी है दोबारा सोचो, सोच के बताना। आंतरिक अस्थिरता की स्थिति कैसी है? वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिपरक है? वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिपरक है? मेरे अनुसार गर्मी आ गई, ऐसे में मैं थोड़ा अस्थिर फील कर रहा हूँ, है ना, बार बार लू लग जा रही है, तबीयत खराब हो जा रही है, फलाना धमाका हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? व्यक्तिपरक है एक तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है। अलग अलग इंसान, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग तरह के समय को अलग अलग तरह से देखा जाता है। किसी लिए गर्मी की परेशानी आ रहा है ना, किसी को लग रहा है कि भगदड़ मच जा रही है देश में कुछ, किसी को लगेगा देश में बहुत ज़्यादा करप्शन फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, राष्ट्रपति शासन लगा दो, एक बार में सबको अंदर कर दो, जितने भी राज्य है ना, राज्यों को हक ही नहीं होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये व्यक्तिपरक की भावना हो रही थी, इस वजह से इसे वस्तुनिष्ठता की अवधारणा में लाने के लिए सशस्त्र विद्रोह वाली बात जोड़ दी गई। क्या मेरी बात क्लियर है? आंतरिक विरोध हो, लेकिन उस आंतरिक विरोध के साथ सशस्त्र विद्रोह हो, तभी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आंतरिक विरोध तो देश में जो एक सर्वशक्तिशाली बल है जो जीत कर आया है,
उसका विपक्षी पार्टी भी कर रही है, नहीं करेगी? प्रोटेस्ट नहीं करेगी? करेगी ना। कुछ अगर गलत हो रहा होगा तो विपक्षी दल के पास पूरा हक है, प्रोटेस्ट करेंगे, रैलियां निकालेंगे, मार्च करेंगे, अरे बोलो, मोमबत्ती कैंडल जलाएंगे, है ना, संसद को घेरेंगे, नेताओं से प्रश्न पूछेंगे। क्या सब गलत है? बोलो नहीं। क्या अगर आप अपनी सत्ता से क्वेश्चन पूछ रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे हो, काला झंडा दिखा रहे हो, तो क्या ये गलत है? गलत तो नहीं। अपना विरोध प्रदर्शित करने का पूरा अधिकार है। क्या मेरी बात क्लियर है? दिक्कत है? लेकिन ऐसे में क्या होता है, सही में आज काफ़ी गर्मी है, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि अगर यह सारी चीज़ें अगर किसी तरह से उस व्यक्ति के द्वारा जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है या फिर मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री हैं, अगर उन व्यक्तियों द्वारा अगर यह चीजें राजनीतिक अस्थिरता या देश को अस्थिर बनाने के प्रयास के रूप में देखी जाती हैं, मेरी बात समझ, तो इसी को बोल देंगे आंतरिक विरोध हो रहा है, देश में आंतरिक विद्रोह हो रहा है। जबकि उन लोगों ने सशस्त्र कुछ नहीं किया है ना, केवल शांति से प्रोटेस्ट किया है, केवल रैलियां निकाली, केवल मार्च किया है ना, केवल विरोध कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए संविधान में एक नया शब्द जोड़ा गया था, सशस्त्र विद्रोह, ताकि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी प्रावधान लगा दिए गए थे, वैसे प्रावधान दोबारा से देश में ना लगा, इजीली ना लगता। क्या मेरी बात क्लियर है? सशस्त्र विद्रोह के केस में ही लगना चाहिए। इंदिरा गांधी में आपको पता ही होगा शायद, इंदिरा गांधी केस में जेपी मूवमेंट चल रहा था उस समय, जेपी आंदोलन, है ना, उसमें बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर जेपी के साथ थे, बहुत सारे जो लोग हैं, जो समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, वो जेपी के साथ है और कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसे में इंदिरा गांधी को लगा हो सकता है अगले वाले चुनाव में उनकी सरकार गिर जाए, और उसके अलावा उनका जो पद था उसके प्रति, उसके वैधता के प्रति पहले से ही राजनारायण वर्सेस इलाहाबाद बताया था ना, राजा इलाहाबाद वाला केस में पहले से ही उनके पद के प्रति क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया था कि जो प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, ये आसीन नहीं होनी चाहिए, ये गलत तरीके से प्रधानमंत्री पद पर आई है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इतने सारे परेशानियों के बीच में, यार हवा तो काफ़ी ठंडी चल रही है, बस अंदर ही लग रही है, हाँ नहीं लग रहा, कितना बहुत हल्का सर गया, ठीक है, उस पर बारिश होने वाली है। चलो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, कि इमरजेंसी जो है ना, इमरजेंसी के प्रावधान पहले हल्के थे, बाद में उन्हें जब एक बार दुरुपयोग किया गया है उनका, तब जाकर इंदिरा गांधी के बाद, है ना, कुछ संवैधानिक संशोधन इस तरह से किए गए हैं कि वो जो आंतरिक विरोध का शब्द है वो हटा के क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्योंकि यह समझने आ गया देश की कोई भी सरकार, देश का कोई भी प्रधानमंत्री उस शब्द का गलत उपयोग करके या दुरुपयोग करके बड़े आराम से आपातकाल लगा सकता है, क्योंकि आंतरिक विरोध की तो कोई सीमा नहीं है ना। मैंने बोल दिया आप गलत हैं तो ये भी आंतरिक विरोध हो गया। मेरी बात समझे, मैं अपना रिक्शा लेके जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, आप लोगों को एबीएस अपने घर जाना है, आप बोल रहे हो भैया रुक जाओ 10 रुपये दे दो, 10 रुपये में पहुंचा दो, मैंने विरोध कर दिया, मैंने कहा नहीं गलत है ये। किसी को ना बोलना ही विरोध है, किसी को ना बोलना विरोध नहीं है ना। तो आंतरिक विरोध की परिभाषा क्या है? हर चीज प्रॉपर्ली परिभाषित होनी चाहिए, और क्योंकि जब हर चीज परिभाषित नहीं होती है तो व्यक्तिगत तौर पर लोगों को उसे देखने का, समझने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? इसीलिए इमरजेंसी जैसे मुख्य प्रावधान को वस्तुनिष्ठता के दायरे में लाने के लिए क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह का शब्द जोड़ दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, लिखते थोड़ा सा, इधर गला ही बैठा हुआ है, लाइट सब अच्छा नहीं देखो संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों को देश में स्थिरता, एकता और अखंडता, देश में स्थिरता, एकता और अखंडता, संकट के समय भी बनाए रखने के लिए, संकट के समय में भी बनाए रखने के लिए
इन प्रावधानों को जोड़ा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं। पहला है अनुच्छेद 352 का राष्ट्रीय आपातकाल। हेड डालेंगे, हेडिंग डालिए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 कब लागू होता है बताओ जल्दी से मुझे। जब राष्ट्र के ऊपर हाँ राष्ट्र के ऊपर कोई हाँ, 3 कंडीशन में। पहले तो एक ही कंडीशन, जब भारत की सुरक्षा या उसके किसी हिस्से को खतरा हो। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन यह खतरा 3 ही कंडीशन में माना जाएगा, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लिखिएगा, अनुच्छेद 352 लिखा, लिखिएगा, देखिएगा। इस आपातकाल को तभी लागू किया जाता है जब देश या देश के किसी हिस्से की सुरक्षा को तभी लागू किया जाता है जब देश या देश के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को निम्न 3 कारणों से खतरा हो। निम्न 3 कारणों से खतरा हो। निम्न 3 कारणों से खतरा हो। ठीक है, पहला लिखोगे युद्ध, पहला लिखोगे युद्ध, दूसरा लिखोगे बाहरी आक्रमण, दूसरा लिखोगे बाहरी आक्रमण और तीसरा लिखोगे सशस्त्र विद्रोह। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? ठीक है। अब अभी तक देश में 3 बार इमरजेंसी लागू किया। देखो इस बात पर, अभी तक देश में कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो चुका है। बताओगे मुझे कब से कब तक? पाकिस्तान का ओवरवार हुआ था तब इंदिरा गांधी वाला था। कौन सा साल बताओ? 1961 के युद्ध हाँ। में हुआ था और जो इंदिरा गांधी ने लगाया था। हाँ, और शायद युद्ध में और हुआ था फिर चीन वाले चीन। असल में राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो अब तक 3 बार लग चुका है। मेरी बात सुनाई? 2 बार इंदिरा गांधी लगाया हुआ है, लेकिन उन्हें केवल एक ही आपातकाल के लिए याद रखा जाता है 1975 में। उन्होंने असल में 2 बार आपातकाल लगाया, लेकिन पूरे देश पर है जब दूसरी बार लगाया ना तब पूरे देश पर लगाया। क्या मेरी बात क्लियर है? नोट करोगे? अब तक देश में कुल 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला नोट करोगे 1962 से 68, 1962 से 68, 1962 to 68। दूसरा नोट करोगे जब बांग्लादेश के खिलाफ हमारा युद्ध हुआ था ना, पहला तो क्या है 1962 से 68 क्या है? चीन के खिलाफ युद्ध। हाँ लिखोगे डैश करके चीन के खिलाफ युद्ध, चीन के खिलाफ युद्ध। चीन के खिलाफ युद्ध। चीन के खिलाफ युद्ध, ठीक है। चलिए दूसरा नोट करोगे। आवाज भूल गई क्या तो जान ही नहीं यार। दूसरा नोट करोगे 1971, 1971 से 77, 1971 से 1977 कब हुआ है, क्यों हुआ है बताओ मुझे। बांग्लादेश की हाँ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए उस समय पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था हमारा, ठीक है। तो वहां लिखोगे डैश के पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, ठीक है। और तीसरा
1975 1975 1977 तो लगा ही हुआ है नहीं? इसी में दोनों है ना? हाँ इसी में दोनों। देखो तीसरा 1975 से 1977 1970 1975 से 1977 ये किस लिए लगा है? आंतरिक गतिरोध। हाँ आंतरिक गतिरोध या आंतरिक विद्रोह, जिसे आगे चलकर सशस्त्र विद्रोह बोले जाएंगे। ठीक है, आगे चलकर इसी को सशस्त्र विद्रोह बोल रहे हैं। हालांकि 1975 में कोई सशस्त्र विद्रोह हुआ नहीं था, मेरी बात सुने, जस्ट आंतरिक गतिरोधों की वजह से लगा दिया था, लेकिन आगे चलकर हमने वो प्रावधान चेंज कर दिए और अब उसे क्या बोलते हैं? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तो तीसरा वाला लिख लोगे सशस्त्र विद्रोह ब्रैकेट में आंतरिक गतिरोध। आंतरिक गतिरोध क्यों चेंज किया गया समझा दिया मैंने, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं आंतरिक गतिरोध तो यह व्यक्तिपरक, मेरी बात सुने, जब मैं बोल रहा हूं आंतरिक विरोध तो यह व्यक्तिपरक कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यह आंतरिक अशांति, डिस्टर्बेंस है कि अशांति, तो आंतरिक अशांति मैं बोलूंगा कि कुछ भी हो रहा है, शोर हो रहा है या रैलियां चल रही, तो आंतरिक अशांति का यही कारण हो सकता है। देश में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कोई फेमस स्टार आ गया है ना, लोग देश में जिंदाबाद के नारे लगा, बहुत सारी रैलियां उसके कंसर्ट में बिजी। ठीक है, तो वो सारी चीजें भाई देश में बहुत सारी चीजें होती है इसकी वजह से अशांति फैलती है। देश में तो बहुत सारी चीजें होती है इसकी वजह से अशांति फैलती है। तो अगर देश की सरकार के पास इतनी अधिक शक्ति होगी कि वो कभी भी एमरजेंसी लगा सकती है, तो किसी भी बहाने से एमरजेंसी लगा देगी। इसीलिए आंतरिक अशांति का ऑप्शन हटाकर उसे मॉडिफाई कर दिया गया है ना, और अब उसे क्या बोला जाता है? सशस्त्र विद्रोह। क्या मेरी बात क्लियर है? लिखो किस बात को लिखो, पहले या पूर्व में आंतरिक अशांति, पूर्व में आंतरिक अशांति को भी एक सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता था, देश की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता था। लेकिन यह अवधारणा व्यक्तिपरक होने की वजह से व्यक्तिपरक होने की वजह से एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा से बदल दी गई। एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा से बदल दी गई। समझ रहे हैं? वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिव यानी कि एकदम क्लियर हो, है ना। हम देश में अगर कोई चीज क्लियरली नहीं देंगे तो देश के पद पर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बैठेगा वो अपने अनुसार उसे समझ लेगा, जो अपना खुद का नहीं चलेगा। इसीलिए कुछ चीजें क्लियर लिखी जानी बड़ी जरूरी, साफ तौर पे। क्या मेरी बात क्लियर? अरे बोलो, क्या मेरी बात सुन रहे? भाई देश के संविधान में समझाऊंगा कैसे, देखो भाई देखो, एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा से बदल दिया गया, जिसे सशस्त्र विद्रोह बोला गया। सशस्त्र विद्रोह अंडरलाइन कर लेंगे, सशस्त्र विद्रोह बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक कैसे लागू होते हुए से बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले कौन बोलेगा एमरजेंसी के लिए? पहले पार्लियामेंट में आएगा, पहले पार्लियामेंट में बिल पास होगा या पहले प्रेसिडेंट बोलेगा, राष्ट्रपति बोलेगा? पहले संसद में बिल पास होगा, हाँ, उसके बाद राष्ट्रपति बोलेगा। राष्ट्रपति इमरजेंसी लागू करता है या संसद लागू करती है? राष्ट्रपति पक्का? जी सर, राष्ट्रपति ही लागू राष्ट्रपति ही लागू करता है। राष्ट्रपति पहले
क्या करेगा? राष्ट्रपति पहले डिक्लेयर कर देगा इमरजेंसी रख देगा, और उसके 1 महीने के अंदर इमरजेंसी का प्रावधान दोनों सदनों से पास हुआ जाना जरूरी है। अदरवाइज जो राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, डिक्लेयर्ड आपातकाल है, उसे निरस्त मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? दोबारा बोल दे रहा हूँ, पहले कौन बोलता है? राष्ट्रपति। ठीक है, पहले राष्ट्रपति ने बोल दिया। बड़ा सोच लिया। हाँ बोलो। जो सर ये आंतरिक गतिविधियों में जो मतलब लगा था आपातकाल, तो सर राष्ट्रपति लगाते हैं, हमको इंदिरा गांधी का नाम आता है। राष्ट्रपति उस समय इंदिरा गांधी के अंडर में ही थे। सर जो इंदिरा गांधी बोल रही थी वही राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो सर आप बताएं क्या करेंगे? आप बताएं सर कि राष्ट्रपति लगाते हैं, तो सर यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम आता है, तो मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया साइन राष्ट्रपति का ही होता है। सिग्नेचर जो है, अंतिम सिग्नेचर, जैसे कोई बिल होता है ना, वो साइन राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगा। अच्छा ये तुम पूछ रहे हो, राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देगा पहले। क्या मेरी बात क्लियर है? और उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से किसी भी सदन में शुरुआत हो सकती है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, किसी भी सदन में शुरुआत हो सकती है, उसके दोनों 1 महीने के अंदर दोनों सदनों से वो बिल पास हो जाना चाहिए, तभी इमरजेंसी आगे कंटिन्यू रहेगी। अदरवाइज आगे इमरजेंसी कंटिन्यू नहीं रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा इमरजेंसी की घोषणा। ठीक है, राष्ट्रपति ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी, मंत्रिमंडल की सलाह पर कर रहा है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, सही बोला जाए तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संवैधानिक रूप से बोला जाए तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर, और असलियत में देखा जाए तो मंत्रिमंडल की सलाह पर, कैबिनेट मंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो राष्ट्रपति की घोषणा हो जाती है पहले। अब इसके बाद हमारे पास 1 महीने का समय होता है दोनों सदनों से पास करने के। कोई भी सदन पहले और कोई भी सदन बाद में पास कर सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेट अस सपोज कर लेते हैं कि राज्यसभा ने पास कर लिया और फिर लोकसभा ने पास किया। अब लोकसभा में जब यह बिल पास हो जाएगा, लोकसभा में जब या इमरजेंसी के द्वारा रिलेटेड इमरजेंसी का बिल पास हो जाएगा, उस दिन से 6 महीने तक इमरजेंसी रहेगी। यानी जो द्वितीय सदन है, कोई भी पहला सदन, कोई भी दूसरा सदन हो सकता है पहली बार, और जो दूसरा सदन है जिस दिन वो बिल पास कर देगा, उस दिन से अगले 6 महीने के लिए इमरजेंसी मान ली जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? जब तक राष्ट्रपति खुद बोलकर इमरजेंसी खत्म ना करे। क्या मेरी बात क्लियर है? 6 महीने बाद दोबारा से ये बिल राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जाएगा और दोबारा से वैसे ही इसे पास होना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हर बार इमरजेंसी जब लग रही है, संसद से पास होगा, एक बार राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी है, और हर बार संसद को हर 6 महीने बाद डिक्लेयर करना पड़ेगा। अरे भाई 1971 से 77 तक चला, 1962 से 1968 तक चला, तो 6-6 महीने पर पास करना पड़ेगा, अदरवाइज इमरजेंसी आपातकाल खत्म मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? संसद के दोनों सदनों से वो बिल पास होगा, और कितनी बार हो सकता है? कितनी बार? 6 बार। कितनी बार? 6-6 माह का बन सकता है। हाँ, इसका कोई निश्चित नहीं है ना? जितनी बार, भाई मान लो कोई ऐसी वॉर लड़ रहा है तुम्हारा देश जो 20 साल तक चलती रही, हो सकता है ना अमेरिका वियतनाम वॉर, कोरिया की वॉर, हो सकता है कोई ऐसा युद्ध लड़ रहा है तुम्हारा देश जो 10 साल से चल रही है ना? तो ऐसे में कई बार ये इमरजेंसी का बिल जो है वो 6-6 महीने पर संसद द्वारा पास किया जाता रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और 6 महीना माना कब से जा रहा है? जब लोकसभा या जब दूसरी सदन पास कर दे रही है। 6 महीने माना कब से जा रहा है? जब दूसरी सदन पास कर दे रही है। जब से राष्ट्रपति ने पास कर दिया? नहीं। जब राष्ट्रपति ने डिक्लेयर कर दिया? नहीं। जब लोकसभा ने पास कर दिया? नहीं। जब राज्यसभा ने पास कर दिया? हाँ। नहीं। जब दूसरी सदन, जब सबसे अंतिम सदन, जब द्वितीय सदन या दोनों सदनों से जब पास हो जाएगा,
मेरी बात सुन रही? तब से 6 महीने की डेट रहेगी। लोकसभा राज्यसभा की बात नहीं है। अगर पहले लोकसभा ने पास कर दिया, तो राज्यसभा की डेट जब पास करेगा उस डेट से 6 महीने माना जाएगा। और पहले अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो जब लोकसभा पास करेगी उससे 6 महीने माना जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई समस्या नहीं? पक्का? अभी समस्या दे रहे हैं। एक माह में कितने दिन होते हैं? हाँ, 28, 30, 31। बड़ा कंफ्यूजन। एक माह में अरे एक लड़की आई थी, एक दिन पूछा एक हफ्ते में कितने दिनों की गई? 12। तुम्हारी क्लास थी ना? आई है आज की नहीं आई? उधर ही उसी साइड से बोल रहा उसी क्षेत्र का कोई आदमी करता मुझे याद। ठीक है, बताओ एक महीने में कितने दिन होते हैं? 28, 29, 30, 31। तब कैसे पता चलेगा? ये दिक्कत हुई ना? ये सच में दिक्कत है कि कौन सा महीना लिया जाएगा। इट इज नॉट रिटन। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन जो अभी आगे का एक प्रावधान आएगा उसमें लिखा हुआ है, उसमें 1 माह की बात नहीं लिखी है। उसमें क्या लिखा है? 30 दिन की बात। क्या लिखा है? 30 दिन। भी आगे प्रावधान आएगा उसमें आएगा 30 दिन के बाद। तो वहां से हम 1 माह को 30 दिन के बराबर मान लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि वो माह अगर 31 दिन का हो रहा है या जिस माह में लिया गया वो 31 दिन का है तो 1 माह 31 दिन का भी माना जा सकता है। कहीं लिखा नहीं, केवल 1 माह लिखकर छोड़ दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, तो इतना बना लो। पहले राष्ट्रपति की घोषणा हो गई, राज्यसभा से वो बिल पास, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, बिल आ गया राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होकर कहा गया लोकसभा में, और लोकसभा से पास होने के बाद 6 महीने तक कंटिन्यू रहा। और कितनी बार कंटिन्यू होगा? जितनी बार पास हम करवा सके उतनी बार कंटिन्यू होगा। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर बाई चांस राज्यसभा तो चलती रहती है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? कितना कार्यकाल होता है? बताओ, कुछ पढ़ के नहीं आते लोग? कितना होता है राज्यसभा का कार्यकाल? 6 साल। राज्यसभा का कोई निश्चित कार्यकाल ही नहीं, राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल होता है 6 साल। राज्यसभा तो निरंतर चलती रहती है, लोकसभा भंग होती है। क्या मेरी बात सुनाई? यानी राज्यसभा तो रहेगी ही रहेगी, राज्यसभा के भंग होने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन लोकसभा क्या भंग हो सकती है? हाँ, हो सकती है। और अगर लोकसभा भंग हो गई तो अब क्या होगा? अब लोकसभा से बिल कैसे पास होगा? चुनाव होगा। क्या होगा? दोबारा चुनाव। तुरंत चुनाव कैसे हो सकता है? अगर लोकसभा भंग हो गई, सपोज लोकसभा भंग हो गई और तुरंत चुनाव होने में और फिर वो रिजल्ट आने में और फिर नई सरकार आने में 1 महीने से ऊपर का समय लग गया, तो ये तो 1 माह लिखा हुआ है ना, तब क्या हो जाएगा? वही पुरानी वाली जो थी वही कंटिन्यू करेंगे, वही काम कर सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट बोल रहा है। परमानेंट केयर टेकर गवर्नमेंट हाँ, दो चुनाव के बीच में आती है। लेट अस सपोज कि यहाँ पर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस ही खत्म। क्या मेरी बात क्लियर है? और सारे सांसदों ने समर्थन वापस लिए, देश की सरकार गिर गई, पुनर्इलेक्शन की बारी आ गई, पुनर्निर्वाचन की बारी आ गई। मेरी बात समझ? तो ऐसे कंडीशन में तो अगर 1 माह के अंदर लोकसभा नहीं चल रही तो निरस्त हो जाएगा। क्या होगा? क्या होगा? ऐसे में देश के राष्ट्रपति को अधिकार है कि जो अपोजिशन या कोई भी पार्टी है, जब लोकसभा भंग हो रही है, लोगों ने सांसदों का समर्थन वापस ले लिया, तो विपक्षी दल से अपील करे, क्या आप संभालना चाहेंगे? क्या आप सरकार बिना पुनर्निर्वाचन किए क्या सरकार बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो बना दीजिए। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर बाई चांस आपातकाल के दौरान लोकसभा भंग हो गई या जो दल है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसे सांसदों ने समर्थन वापस ले लिया, तो यह राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि बिना पुनर्निर्वाचन के भी वो किसके पास जा सकता है? किसके पास जा सकता है? विपक्षी दल के पास जा सकता है कि भैया ऐसा है, वाली सरकार बंद हो गई है, आपको अगर सरकार अगर आपको समर्थन है तो हम आपको बोल दे रहे हैं, क्योंकि देश में क्या लगा हुआ है? आपातकाल लगा हुआ है। इसलिए दोबारा चुनाव कैसे हो पाएगा? आसानी से नहीं होगा। आप एक काम करिए, आप अगर आपके पास समर्थन है तो आप आ जाइए, आप मंत्रिपरिषद अपनी सरकार से
क्या मेरी बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर ऐसे समय पर विपक्षी दल भी सरकार ना बना पाए, अगर ऐसे समय पर विपक्षी दल भी सरकार ना बना पाए तो फिर आपातकाल कंटिन्यू रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर विपक्षी दल के पास जाएगा प्रेसिडेंट, अगर बोलेगा सरकार में, अगर वो भी नहीं बना पा रहा है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, तो पुनर्चुनाव होने ही है। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है और पुनर्चुनाव होने ही है तो बिना लोकसभा की सहमति के भी यह बिल चलता रहेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2020 में आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर लोकसभा भंग हो गई, दोबारा चुनाव नहीं हो पा रहा, दोबारा चुनाव के लिए लोकसभा नहीं आई, तो ऐसे कंडीशन, कोई ऐसी कंडीशन, कोई विशेष परिस्थिति बन गई है ना, तो ऐसे में अगर एक सभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया है, तो बिल जब तक नई लोकसभा नहीं आती है तो चलता रहेगा। और जिस दिन लोकसभा आ जाएगी उसी दिन से 30 दिन के भीतर, एक माह के भीतर नहीं, कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर लोकसभा को वो बिल पास करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? ये 30 दिन और एक माह वाला खेल यूपीएससी ने कई बार खेला है, कई विकेट उड़ा दिए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसलिए अपना विकेट संभाल के खेलना। क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ पर लिखा हुआ एक माह, लेकिन जब एक बार लोकसभा भंग हो गई और नई लोकसभा आ रही है, समझा, तो क्या लिखा हुआ है? 30 दिन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ बोलो बोलो बोलो। क्या बोलो? वही तो कह रहे थे कि राज्यसभा से नहीं पास हुआ तो खत्म हो जाएगा। हाँ, राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो हाँ, अगर राज्यसभा से पारित नहीं हो तो खत्म हो जाएगा। अगर राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर नहीं किया तब भी खत्म हो जाएगा। तभी खत्म हो जाएगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास नहीं किया तभी खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बाकी सारे तो चीजें विधेयक जैसी ही, बाकी सारी चीजें विधेयक के जैसी ही, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो नोट कर ले कुछ चीजें कि नहीं नोट करो? नोट कर लेते वरना भूल जाएंगे। पहले तो वो नोट करोगे। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पहले राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा, अगर मैं बोलते बोलते कुछ इंग्लिश टर्म बोल दिया करूं तो मुंह नहीं बनाया करो, उसे वैसे लिख लिया करो, घर पे आके कुछ हिंदी देख लिया करो थोड़ा सा, समझा? राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की, या पहले राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है और फिर संसद के द्वारा उसे पास किया जाता है, उसे सहमति प्रदान की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषणा किए जाने के बाद एक माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों को एक माह के भीतर ही संसद के दोनों सदनों को हर हाल में आपातकाल पर सहमति देनी ही पड़ेगी। हर हाल में आपातकाल पर सहमति देनी ही पड़ेगी। इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो, द्वितीय सदन द्वारा पारित होने के बाद आपातकाल द्वितीय सदन द्वारा लिखा तुम लोगों ने, ब्रैकेट में एक और चीज लिख लोगे,
तो ये समझ रहे हैं कि संसद द्वारा, मतलब देखो संसद जो है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला के बनी है ना। तो केवल राष्ट्रपति ने कुछ बोल दिया, इसका मतलब भाई संसद के 3 अंग होते हैं, शायद पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो केवल राष्ट्रपति ने बोल दिया यह संसद नहीं है, केवल लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक ने बोल दिया यह संसद नहीं है। जब 3 के 3 बोलेंगे ना तभी संसदीय अनुमति मिली, तभी संसदीय सहमति मिली है। तो ब्रैकेट में लिखोगे द्वितीय सदन द्वारा, कि ब्रैकेट में लिखो संसदीय सहमति या पूर्ण संसदीय सहमति द्वारा, या संसदीय सहमति लिखिए ब्रैकेट में क्वेश्चन में, ठीक है ब्रैकेट बंद कर दीजिए। संसदीय सहमति द्वारा, द्वितीय सदन द्वारा क्या लिखा? पारित होने पारित किए जाने पर, पारित किए जाने पर आपातकाल उसी दिन से अगले 6 माह के लिए प्रभावी रहता है, प्रभावी रहता है, प्रभावी रहता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? लोकसभा भंग हो जाएगी तो क्या होगा? विपक्ष को क्या होगा? विपक्ष को बुलाएंगे। हाँ, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति विपक्ष को आमंत्रण देगा कि भैया ऐसा ये लोग सरकार नहीं चला पा रहे, आप ही चला लो, क्योंकि आपातकाल लगा हुआ है ना। हम कहाँ तक करवा पाएंगे? इलेक्शन कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपातकाल लगा है, देश की स्थिति अच्छी नहीं है, आप ही सरकार चला लो। अच्छा एक बात तुम लोग को मैंने बताई कि नहीं बताई? अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि जहाँ सारी पार्टियां मिलकर सरकार चलाएं, तो ऐसे सरकार को बोलते हैं नेशनल गवर्नमेंट या राष्ट्रीय सरकार। राष्ट्रीय सरकार मुझे पता है कि ऐसा ही टर्म तुम्हें लगता है, लेकिन राष्ट्रीय सरकार अगर अलग से पूछा जा रहा है तो राष्ट्रीय सरकार का क्या मतलब होता है? जितने भी दल, जितने भी जनप्रतिनिधि सब मिलकर सरकार चला रहे हैं तो उसे बोलते हैं राष्ट्रीय सरकार। कोई विपक्षी पार्टी, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ, कोई विपक्षी पार्टी है, सब सत्ता में एक तरह से। मेरी बात समझे? कोई विपक्षी पार्टी है ही नहीं, सब मिलकर चला रहे हैं तो राष्ट्रीय सरकार। ऐसा इंडिया में नहीं हो सकता, लेकिन बहुत जगह होता है। भारत के संविधान में इस तरह का अनुमति नहीं प्रदान करता। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो आगे कर तो सकता ही, इंडिया में भी नहीं कर सकता। कर सकते हैं भाई बीजेपी कांग्रेस सब एक हो गए, विभिन्नताएं बहुत। आपस में बांट ले सब ऐसा, लेकिन लग रहा है होगा कभी हो नहीं पाएगा। लेकिन डेटा सपोज बांट के एक दूसरे से, है ना, कि चलो तुम्हारे भैया इतने आ गए, हमारे इतने आ गए, इनके इतने आ गए, इनके इतने आ गए, ठीक है। इन्हें 6 कैबिनेट, डेटा सपोज ऐसे आ गया, है ना, किसी को 6 कैबिनेट मंत्रालय मिल गया, किसी को 4, किसी को 2, किसी को 1। जिस रेशियो में, जिस अनुपात में सांसदों का चयन हुआ है ना, क्या उसी अनुपात में कैबिनेट मंत्रालय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, देंगे ही नहीं। जो ज्यादा पाएगा वो अपना हिस्सा ज्यादा चाहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वो कुछ गठजोड़ लगाएगा, आखिर वो प्रॉफिट कमाने वाला है ना। मेरी बात समझ आई? तो काहे दूसरे को अपना हिस्सा देगा। क्या मेरी बात समझ आ गई? लेकिन किसी देश में अगर विशेष परिस्थिति में अगर ऐसी अनुमति मिलती है तो ऐसे को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा। कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं अलग से नोट कर लिया स्टार बनाकर, कहीं साइड नोट कर लो। इतना भारत में ऐसा राजनीतिक इकोसिस्टम, क्या बोलते हैं इकोसिस्टम? पारिस्थितिकी तंत्र। लिख लो, ऐसा राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है जिससे राष्ट्रीय सरकार बन सके। कहीं स्टार बना के साइड में लिख लेना, इससे अलग लिखना, कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बारे में बात करते, क्या लिखा तुमने? क्या लिखा बेटा? 6 माह के लिए प्रभावी रहता है। 6 माह के लिए प्रभावी रहता है। मैंने क्या बताया? अगर लोकसभा भंग होगी तो इसके क्या करेंगे? राष्ट्रपति क्या कर रहे होंगे? विपक्षी दल के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे भैया आप सरकार बना लो। बस सही बात लिख लो, लिखो। चलो क्या करूँ ऐसे वही, इससे इसमें कुछ वो स्लो करते हैं, वहाँ स्लो कर दो। कोई है? देख लो स्लो कर भैया तो कर देंगे। थोड़ा स्लो करो, मैं तो इतनी तेजी बोल रहा हूँ, बहुत धीरे बोल रहा हूँ। हाँ तो सर चलो क्या तब भी क्लास का अच्छा है। प्रभावी रहता है।
ठीक है, लिखिएगा आगे लिखिए। यदि लोकसभा भंग हो जाती है तो ऐसे में राष्ट्रपति अन्य विपक्षी दलों को अन्य विपक्षी दल ऑब्लिक गठबंधन को आमंत्रित कर या थोड़ा सा सही हो गया, आमंत्रित कर काटो, को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है, को बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है। यदि ऐसा होने में या ऐसा करने में विपक्षी दल असमर्थ रहते हैं कि अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए संसद में। अगर संसद में बहुमत नहीं साबित होगा तो क्या होगा? अब दोबारा से चुनाव होने, क्या मेरी बात क्लियर है? क्या लिखा? असमर्थ रहते हैं तो जल्द से जल्द पुनः लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर युद्ध खत्म हो गया तो क्या एमरजेंसी हट जाएगी? जब तक राष्ट्रपति खुद आके नहीं बोलेगा कि इमरजेंसी को हटाया जा रहा है तो इमरजेंसी नहीं हटेगी। केवल युद्ध की स्थिति में नहीं, युद्ध की आशंका की भी स्थिति अगर बन जाती है तो देश में इमरजेंसी लग सकती है। ऐसे में यदि युद्ध खत्म भी हो गया, जैसा आपको पता है चाइना वॉर है वो 62 से 68 नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी इतने लंबे तक इमरजेंसी लगी हुई है। राष्ट्रीय इमरजेंसी नहीं थी लेकिन फिर भी 6 विशेष पे लेकिन लगी थी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर इस टाइम पे वही रहे क्या लिखा आपने कि लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। हाँ, पुनः चुनाव करवाए जाएंगे। आगे लिखिएगा, इस तरह से नई लोकसभा द्वारा स्थापित नई लोकसभा द्वारा सदन के पहले दिन से 30 दिन के भीतर ही उन्हें आपातकाल के प्रावधानों को पास करना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पास करना पड़ेगा और पास ना होने की स्थिति में इमरजेंसी बंद हो जाएगी, है ना। अगर बाई चांस पास करना पड़ेगा, क्या मतलब अगर इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है तो पास करना पड़ेगा। अगर लोकसभा जो नई लोकसभा आई है अगर वो क्या करती है, अगर वो बिल को पास नहीं करती है तो ऐसे में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो इस बात को, देखो संसद के दोनों, अब ये तो बात ऐसे जनरल में लिख रहे हैं ना, संसद के दोनों सदनों में से लिखो, लाइन चेक करके लिख लो, वो पूरी बात एक ही में लिख रहे हैं। देखो संसद के दोनों सदनों में से
यदि एक कोई सदन आपातकाल पर सहमति और दूसरा सदन असहमति प्रदान करता है, तो ऐसे में इमरजेंसी को या आपातकाल को खत्म मान लिया जाएगा। ऐसे में आपातकाल को खत्म मान लिया जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? और ऐसा होता कब है? ये तो एक चीज हो गई कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में मना हो गया, या राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में मना हो गया। इसके अलावा क्या प्रेसिडेंट अपने द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को आपातकाल को हटा भी सकता है? हटा सकता है। कब हटाएगा? जब उसे लगेगा। हाँ, जब उसे लगेगा कि अब देश की सुरक्षा को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और ना ही आने वाले वर्षों में कोई खतरा है, ना ही आने वाले समय में कोई खतरा है। ऐसा नहीं कि वॉर के समय पर ही इमरजेंसी लगी है ना। वॉर के समय की अगर आशंका है कि कोई युद्ध छिड़ने वाला, अगर ऐसी आशंका आ गई है और कोई आंतरिक रिपोर्ट आ गई है, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान या चाइना से कोई युद्ध करने वाले हैं, कोई बड़ा युद्ध करने वाले हैं, तो ऐसे में भी आपातकाल लग सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करोगे? देखो लाइन चेंज लिखिए। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि देश की सुरक्षा को अब कोई खतरा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में राष्ट्रपति आपातकाल को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कैबिनेट से देखो, राष्ट्रपति खुद तो आपातकाल डिक्लेयर करेंगे, पता ही तुम लोग को, मैंने बता दिया पहले ही। भले ही लोकसभा राज्यसभा में सदन में बाद में पास हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति इस तरह का कार्य किसके कहने पर कर रहा है? प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कैबिनेट। ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी इस बार 2024 में। मेरी बात सुनाई? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ये तरीके की सरकार है, कैबिनेट रूपी संसदीय व्यवस्था में संसदीय रूपी सरकार है ही, लेकिन संसदीय में भी दो पार्ट होते हैं, एक कैबिनेट रूपी है, एक प्रधानमंत्री। तो हमारे यहाँ कौन सरकार है? कैबिनेट रूपी। मेरी बात समझ? कम से कम जोर तो इस पर है। कभी कोई प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली हो गया कि वो कैबिनेट की बातों को दरकिनार कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के लिए यह बहुत जरूरी है कि कैबिनेट रूपी सरकार का गठन किया जा सके। यानी कि कैबिनेट के अन्य मंत्री, अगर कोई डिसीजन गलत गया तो क्या केवल प्रधानमंत्री की जॉब जाएगी या कैबिनेट मंत्रियों की जॉब जाएगी? सबके। अच्छा, ये तुम लोग रख लियो। अगर कुछ गलत हुआ तो केवल प्रधानमंत्री की नहीं, केवल कैबिनेट मंत्री की नहीं, पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की जॉब चली जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। तो असल में जो पहली इमरजेंसी लगी थी, आपातकाल लगा था, उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई थी उनसे शिक्षा लेते हुए क्या किया गया है कि अब ये बोला गया है कि कैबिनेट, अब ये बोला गया था कि उसमें भी बोला गया था, उस समय भी ये था कि कैबिनेट जब बोलेगा, कैबिनेट भी नहीं बोला गया था, ये बोला गया था मंत्रिपरिषद जब बोलेगा, है ना, मंत्रियों की सलाह से राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन मंत्रिपरिषद के मुखिया कौन होता है? पीएम। यानी असल में सलाह किसी काम कर रही है? पीएम की। पीएम डोमिनेट करता है, पीएम का वर्चस्व ज्यादा होता है, प्रधानमंत्री का वर्चस्व ज्यादा होता है। लेकिन अब यह बात लिख दी गई है साफ तौर पर कि जब तक कैबिनेट द्वारा रिटन एप्लीकेशन, है ना, अभी तक ये लिखा गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। अब सलाह तो ओरल भी हो सकती है। हमने इमरजेंसी लगा दी और बोल दिया, उन्होंने ओरली बोला था, उन्होंने हमसे मौखिक रूप से बोला था, लिखित रूप से नहीं बोला। अब अपनी बात से पलट रहे हो लोग, है ना।
तो इंदिरा गांधी के बाद ये बात डिक्लेयर हुई, ये बात एकदम कंफर्म हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इमरजेंसी अगर लगनी है तो कैबिनेट को क्या करना पड़ेगा, लिखित सिफारिश देनी पड़ेगी जिसका प्रूफ राष्ट्रपति के पास रहे कि हमने इमरजेंसी ऐसे नहीं लगा दी प्रधानमंत्री के बोलने पर, हमने कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के बाद इमरजेंसी लगाई है। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसीलिए कैबिनेट शब्द को अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन सन 1976 में जोड़ा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस बात को नोट करो, ठीक है? देखो देखो, हालांकि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा तभी लगाया जा सकता है जब एक लिखित जब ऐसा करने की एक लिखित सिफारिश क्या की गई हो, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई हो। केंद्रीय कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट द्वारा, केंद्रीय कैबिनेट बोल सकते हैं, है ना? संघीय कैबिनेट बोल सकते हैं, केंद्रीय कैबिनेट तुम लिखो, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दी गई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी कि ऐसे ही सलाह तो मौखिक भी हो सकती है ना? तुमने मुझसे बोला कि सर मत पढ़ाइए, मेरी बात में चला गया और बाद में कह रहा अरे कहाँ चले गए, तो मेरे पास कोई रिटन प्रूफ है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ नहीं? बात समझ में आ गया? तो एक रिटन प्रूफ होना चाहिए ना? अरे बोलो, ठीक है? तो राष्ट्रपति के पास एक रिटन प्रूफ होना चाहिए कि पूरा का पूरा कैबिनेट सहमत था, है ना? जब ये आपातकाल लगाया गया है, सबका हस्ताक्षर रहेगा उस एप्लीकेशन पे। क्या मेरी बात क्लियर है? ये तो पहली बात होगी। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है, क्या केवल पूरे राष्ट्र में लगाई जाएगी? क्या एक ही कंडीशन होती है? क्या देश किसी हिस्से में लगा सकती है? लगाई जा सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल भी देश किसी हिस्से पर लगाई जा सकती है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे क्या 1962 से 68 तक राष्ट्र में इमरजेंसी हो गई? हाँ नहीं ना? उसके पीछे बहुत सारे राज्य अपना काम कर रहे थे, राज्य चुनाव हो रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? इस बात को नोट करो, फिर आज एंड करेंगे। आज बहुत जरूरी होगी, लिखोगे आपातकाल केवल पूरे देश पर नहीं बल्कि केवल पूरे देश पर ही नहीं लिखेगा, केवल पूरे देश पर ही नहीं बल्कि विशिष्ट प्रभावित क्षेत्रों पर भी लगाया जा सकता है। विशिष्ट प्रभावी क्षेत्रों पर भी लगाया सकता है और संसदीय अनुमति के बाद ही अगले 6 माह तक प्रभावी रहता है। संसदीय अनुमति के बाद ही अगले 6 माह तक प्रभावी रहता है। ठीक है? देखो आपातकाल का प्रावधान संसद के दोनों सदनों से, आपातकाल का प्रावधान संसद के दोनों सदनों से विशिष्ट बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है? अब विशिष्ट बहुमत क्या होती है? अब बात करेंगे इस बारे में, आज क्लास छोड़ रही होगी। ठीक है? विशिष्ट बहुमत द्वारा होनी चाहिए। सारे बहुमत वाला बाकी है, टाइम का मैं करवाना बहुत कुछ है।